Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 5th, continuation of 4th chapter, motion in a plane. Today we are going to discuss about new topic, orthogonal triad of unit vectors और base vectors. अभी ये क्या होता है ये समझने से पहले हम स्टार्ट करेंगे यूनिट वेक्टर से. तो यूनिट वेक्टर्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ है, बट जो एक्चुअल टर्म है वो हमने डिस्कस नहीं किया है. तो हम यूनिट वेक्टर से स्टार्ट करते हैं. तो आप एक ना कोऑर्डिनेट सिस्टम इमेजिन करो. यू इमेजिन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम इमेजिन किया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस भी. ठीक है, ठीक है. सो अब अगर ये कहते हैं कि अगर आपको ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, क्लियर, तो इन्होंने क्या कहा है कि अगर आपको रिप्रेजेंट करना है कि ये जो क्वांटिटीज है एक्स एक्सिस के लिए कोई क्वांटिटी आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, लाइक आई वांट टू से 4. सो ये जो है ये 4 क्या हो सकता है एक्स एक्सिस पे. इट कैन बी 4 सेंटीमीटर, इट कैन बी 4 मीटर, इट कैन बी 4 किलोमीटर. ठीक है, ये कोई भी क्वांटिटी हो सकती है. दैट वी डोंट नो कि किस क्वांटिटी को मतलब किसी भी टर्म में हो सकता है. इट कैन बी सेंटीमीटर, इट कैन बी मीटर, इट कैन बी किलोमीटर. सो अब होता कैसा है कि जब हम ना यूनिट वेक्टर डिस्कस करते हैं ना, व्हेन वी आर टॉकिंग द यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर में ना सबसे पहले टर्म है यूनिट, है ना. ये यूनिट, ये किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर इन द सेंस क्या ना, वन. यूनिट इन द सेंस वन वेक्टर. सो अब ये वन वेक्टर एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर उसको टर्म से देखने की कोशिश करते हैं तो पहले क्या होता है ना, यूनिट वेक्टर का हम ना मैग्नीट्यूड समझ लेते हैं. तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, ये यूनिट है, यही मैग्नीट्यूड है. तो यहां पे यूनिट का जनरली मीनिंग आप निकालोगे तो ये होता है 1. ठीक है. सो बेसिकली आपको क्या करना है, जो भी एक्स एक्सिस में क्वांटिटी है वो क्वांटिटी क्या होगा ना, दैट विल मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी वन मैग्नीट्यूड. वो जो मिनिमम मैग्नीट्यूड है जिसका मल्टीप्लीकेशन होगा इन टर्म्स ऑफ 1, उस वैल्यू को हमें सेलेक्ट करना है. तो फॉर एग्जांपल अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर किसका मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 4 सेंटीमीटर विल बी मल्टीप्लीकेशन, 4 विल बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1, क्योंकि ये 1 का मतलब क्या है यहाँ पे यूनिट. ठीक है, तो इसका मतलब क्या कहना है कि आप इसको ना 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो. लाइक वी आर डिवाइडिंग इनटू 4 पार्ट्स. तो जो ईच पार्ट है ना उसकी वैल्यू क्या होगी, यूनिट होगी. ये होगा यूनिट. तो ये ईच यूनिट से 4 टाइम जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ईच यूनिट यूनिट विल मल्टीप्लाई विद 4 एंड यू गेट द वैल्यू एज अ 4. तो अब अगर ना यूनिट की वैल्यू हो सकती है 1 सेंटीमीटर, यूनिट की वैल्यू हो सकती है 1 मीटर, यूनिट की वैल्यू हो सकती है 1 किलोमीटर. सो ये हो गया यूनिट वैल्यू ऑन दैट एक्सिस. सिमिलरली यू कैन हैव ऑन वाई एक्सिस आल्सो. बराबर. अब क्वेश्चन ये है ना कि आप जो यूनिट वैल्यू ले रहे हो, ये यूनिट वैल्यू कौन से एक्सिस पे ले रहे हो. लाइक यू आर टेकिंग दैट यूनिट वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस, वो यूनिट वैल्यू हो सकता है वाई एक्सिस पे, वो यूनिट वैल्यू हो सकता है जेड एक्सिस पे. तो डिफरेंस तो होना चाहिए ना, आपको पता चलना चाहिए कि आपने कौन से एक्सिस के लिए उस यूनिट वैल्यू को ले रहे हो. लाइक ना इट्स अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ यूनिट वैल्यू बट ऑन विच एक्सिस. इज दैट क्लियर. जैसे अभी किसी ने बताया ना कि मुझे ना 4 सेंटीमीटर लेना है, यू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ 4 सेंटीमीटर. अब क्या होता है कि मैंने ना एक्साइटमेंट में आके मैंने काउंट किया 4, ये लाइक 1 2 3 4 एंड मार्केट हो गई है, और सामने वाले बंदे ने बताया ना कि नहीं ये गलत है. इट्स लाइक दैट कि यहां से किसी बंदे को आपने सजेस्ट किया इस डायरेक्शन में जाने के बाद वो बंदा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो तो गलत ही होगा ना. तो अब ये प्रॉब्लम कैसा होगा कि हमने तो वैल्यू के हिसाब से देखो तो 4 सेंटीमीटर में लोकेट किया है, बट एक्चुअली दे डोंट वांट ऑन दिस एक्सिस, दे वांट ऑन एक्स एक्सिस. तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया होना चाहिए, आपको इंडिकेट करना चाहिए कि इट इज अबाउट एक्स एक्सिस ओनली. तो इन्होंने क्या बताया कि जो यूनिट वैल्यू है ना दैट इज इंडिकेटेड इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन ऑल्सो. तो आपको बताना है कि ये जो 1 यूनिट वैल्यू है ये अबाउट एक्स एक्सिस है. दिस 1 यूनिट वैल्यू इज अबाउट एक्स एक्सिस. तो उसको कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, तो उसको आप रिप्रेजेंट करोगे यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस के हेल्प से. मतलब ये जो यूनिट वैल्यू है ये यूनिट वैल्यू किसी वेक्टर के साथ में एसोसिएट हो जाएगा या वेक्टर पैटर्न के साथ में एसोसिएट हो जाएगा एंड विल स्टार्ट गिविंग वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर का मतलब यही होता है कि इट्स अ यूनिट वैल्यू इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. यूनिट वेक्टर का मतलब होता है अ यूनिट वैल्यू इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो वो यूनिट वेक्टर जो होता है ना यूनिट वैल्यू के साथ में उस डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा. तो अब जो भी वैल्यू होगा उस यूनिट वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई होगा और उस डायरेक्शन में कितना वेक्टर की वैल्यू होगी वो ऑब्टेन करके देगा. तो जैसा कि ये क्या कह रहे हैं ना यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये क्या कह रहे हैं इसके लिए आप लोग को एक नोटेशन ले लो. तो इन्होंने बताया कि ना आई यूनिट कैप इज द इंडिकेशन ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ व्हाट, एक्स एक्सिस. तो मतलब अगर आपने आई कैप लिख दिया इसका मतलब क्या होगा कि यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली एक्स एक्सिस. तो ये 1 यूनिट कैप एक्चुअल में होगा ये 1 यूनिट कैप. बट अगर मान लो इन्होंने बताया कि ये 4 आई कैप है, इसका मतलब हो गया इन एक्स डायरेक्शन
ये क्या है, 4 क्वांटिटीज होगी, 4 टाइम्स ऑफ द यूनिट वैल्यू, अंडरस्टूड, लाइक 4 सेंटीमीटर, तो ये यूनिट वैल्यू का 4 टाइम, इन विच डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली इन्होंने क्या बताया कि आप मान लो कि वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे वैल्यू ये 3 पे ले लिया मैंने ना, यूनिट वैल्यू 1 2 3, मतलब 3 टाइम्स ऑफ द यूनिट वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ द यूनिट वैल्यू मतलब 3 हो गया। अब वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होगा, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर होगा जे कैप। आपने अगर 3 जे कैप लिखा, इसका मतलब क्या होगा, जो यूनिट वेक्टर की वैल्यू है उसका 3 टाइम आपने ले लिया है इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो जो यूनिट वेक्टर होता है ये क्या इंडिकेट करता है, इट विल इंडिकेट द डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन विद द यूनिट वैल्यू और द मिनिमम वैल्यू ऑन दैट पर्टिकुलर एक्सिस। और जो बाकी क्वांटिटीज होंगे या बाकी जो वैल्यूज होंगे इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, दैट विल बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट यूनिट वेक्टर। सो अब ऐसे ना, जैसे आपके पास एक्स एक्सिस के लिए आई यूनिट कैप होगा यूनिट वेक्टर, वैसे वाई एक्सिस के लिए जे कैप होगा यूनिट वेक्टर। सिमिलरली जेड एक्सिस के लिए क्या होगा, के होगा यूनिट वेक्टर। तो अब आपको यह समझ लेना है कि अगर हमने आई कैप लिया है, जे कैप लिया हुआ है और हमने क्या लिया, के कैप लिया हुआ है, तो ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। किसके यूनिट वेक्टर है वो आप समझ लो, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, और जे कैप किसका यूनिट वेक्टर है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और के कैप किसका यूनिट वेक्टर है, पॉजिटिव जेड एक्सिस। बात समझ में आई? तो ये बता रहा है कि ये यूनिट वेक्टर होंगे पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए। बट अगर मान लो ना हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस इंडिकेट कर लिया, अगर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा तो कैसे इंडिकेट करोगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए भी सेम है बट ना थोड़ा सा डिफरेंट, माइनस साइन, क्योंकि वेक्टर का रूल ही यही होता है कि अगर आपने डायरेक्शन बदल दिया तो साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस आई कैप ले लिया हमने, ठीक है। अब माइनस आई कैप लेने के बाद तो हो गया कौन सा डायरेक्शन के लिए, ये हो गया माइनस एक्स एक्सिस के लिए, गॉट इट। सिमिलरली अगर आप कंसिडर कर रहे हो माइनस जे कैप, तो ये किसके लिए होगा, ये होगा माइनस वाई एक्सिस के लिए। अगर आपने माइनस के कैप ले लिया तो ये इंडिकेट करेगा माइनस जेड एक्सिस के लिए। समझ में आ रहा है? तो अब हम ना कुछ चीजें हैं उसको हम देखने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लो इन्होंने वैल्यू लिखा है 4 आई कैप, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, इसका मतलब क्या होगा, ये 4 टाइम्स ऑफ द यूनिट वेक्टर का वैल्यू होगा, 4 टाइम्स द यूनिट वैल्यू, 4 टाइम्स ऑफ द यूनिट वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस, क्लियर। अब अगर मान लो यहां पे लिखा है माइनस 7 जे कैप, इसका मतलब क्या होगा, ये 7 वैल्यू ऑफ यूनिट वैल्यू, 7 टाइम्स ऑफ यूनिट वैल्यू ऑन वाई एक्सिस, जे है ना, ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है, 7 टाइम्स ऑफ यूनिट वैल्यू ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस। अब अगर मान लो इन्होंने लिखा है चलो ठीक है, यहां पे होगा 9 के कैप है, इसका मतलब क्या होगा, ये 9 टाइम्स ऑफ यूनिट वैल्यू ऑन पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो ये इनका मतलब हो गया। तो अब यूनिट वेक्टर को एक्चुअल में अगर रिप्रेजेंट करना था एक्चुअल में, तो ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर जो होता है यूनिट वेक्टर, तो आप क्या करते हो, यूनिट वेक्टर को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, यूनिट वेक्टर हो गया, ये यूनिट वेक्टर जो होता है ना मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ मल्टीप्लाई होता है, जो 4 है ना, लाइक ना आपने लिखा यहाँ पे 4, तो ये 4 क्या है, मैग्नीट्यूड है, लाइक ना if I write 4 centimeter, so what is the 4 centimeter? 4 centimeter is the multiplication of 4 with unit value, तो वो क्या है, मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये है मैग्नीट्यूड देगा, तो ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, है ना। जब ये 4 यूनिट वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई होगा तब ये आपको क्या देगा, ये देगा वेक्टर क्वांटिटी देगा, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी 4 आई कैप, तो आई कैप यूनिट वेक्टर हो गया, 4 क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब ये हो सकता है फाइनली रिप्रेजेंट कर कोई वेक्टर, इज दैट क्लियर। तो उस बेसिस पे मैं यहां पे क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं, तो व्हाट इज द यूनिट वेक्टर, तो अब मैं यहां लिख सकता हूं, सो यूनिट वेक्टर कैन बी रिटन एज, सो यूनिट वेक्टर कैन बी रिटन एज वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, कि जब आप ना वेरी श्योर नहीं होगे इट्स अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, इन चीजों को भी हमने यूनिट वेक्टर के टाइम पर डिस्कस किया था, बट फिर भी मैं एक बार रिप्रेजेंट कर देता हूं या इंडिकेट कर देता हूं। जैसे अभी आप इमेजिन करो कि यहाँ पे कोई ना ए वेक्टर है और एक ए बी वेक्टर है ना, इस एरो के हिसाब से कोई स्पेसिफिक 1 लेटर में ये वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं किया, इट्स लाइक ना हमने 2 लेटर यूज करके इसको निकाल लिया, लाइक अ सेगमेंट टाइप में। सो ए बी वेक्टर इट इज ए बी वेक्टर। अब क्वेश्चन में क्या होगा कि अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप क्या करोगे, जो ए बी वेक्टर है उसको क्या लोगे, उसका यूनिट क्या लेंगे, ये यूनिट वेक्टर होगा उसका, फिर आपको क्या लिखना है यहाँ पे, ये होगा ए बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए बी वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। और इसी को हम लिख सकते हैं, ये जो मैग्नीट्यूड होता है ना, मैग्नीट्यूड और मॉड्यूलस जो होता है उसको हम डायरेक्टली ए बी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, क्लियर। अब जैसे कि ना इन्होंने ए बी वेक्टर लिया था, मान लो अगर इस वेक्टर का नाम है एक्स वेक्टर होता, फॉर एग्जाम्पल ए बी वेक्टर की वैल्यू होती है एक्स वेक्टर, तो हम क्या करते हैं,
अगर ए बी वेक्टर की जगह पे हमने एक्स वेक्टर अगर इसका नाम दिया होता तो ये क्या होता, एक्स यूनिट कैप इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एक्स वेक्टर और एक्स वेक्टर अपॉन एक्स। तो ये हो गया एक्स वेक्टर का यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का इंडिकेट करेगा कि इट्स अ डायरेक्शन ऑफ ए टू बी, इट्स अ डायरेक्शन ए टू बी। ये यूनिट वेक्टर मतलब ये इसी डायरेक्शन में इंडिकेट होगा और वो यूनिट वैल्यू को इंडिकेट करता है कि हाँ ये ना इस डायरेक्शन में जा रहा है ऐसा। मतलब ये क्या होगा, एक यूनिट वैल्यू सेलेक्ट करोगे और बता देगा वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर। अब उसके बाद उस डायरेक्शन में आपको कितने दूर तक जाना है आपको उस हिसाब से मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब यूनिट वेक्टर में मैं जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड लूंगा उतना बड़ा वेक्टर मुझे मिलेगा। लाइक 4 आई कैप, मैंने 9 आई कैप ले लिया तो मतलब मैग्नीट्यूड मैंने बढ़ा दिया। यूनिट वेक्टर तो अभी भी सेम ही है ना, तो क्या होता है कि यहां पे डायरेक्शन नहीं है तो जो वेक्टर होगा उसी वेक्टर के फॉर्म में हम क्या ले लेंगे, यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वेक्टर सिर्फ इसी डायरेक्शन में एक्ट होगा। यूनिट वेक्टर का मतलब यही होगा कि वो वेक्टर सिर्फ उसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में वर्क कर रहा है या एक्ट हो रहा है। इज दैट क्लियर? सो आई होप कि आपको यूनिट वेक्टर समझ में आया होगा। अब ये ना मैग्नीट्यूड वगैरह कैसे लेते हैं, अब वेक्टर में ना और भी एडिशनल पार्ट है, जैसे आई कैप जे कैप के कैप हो गया, तो वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो चीजें भी हम देख लेंगे। तो अब तक जो हमने समझा उसमें यही समझना है कि आई कैप इज द यूनिट वेक्टर फॉर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जे कैप इज द यूनिट वेक्टर फॉर पॉजिटिव वाई एक्सिस, के कैप इज द यूनिट वेक्टर फॉर पॉजिटिव जेड एक्सिस। आपने अगर माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप ले लिया है तो क्या होगा, वो यूनिट वेक्टर्स होंगे एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस का रेस्पेक्टिवली। ठीक है। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होगा वेक्टर अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है। और यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, यूनिट वेक्टर विल रिप्रेजेंट यूनिट वैल्यू इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। यूनिट वैल्यू या जो वन वैल्यू होता है इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन उसको इंडिकेट करता है। तो अब यूनिट वेक्टर के साथ में कितना मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होगा वो वेक्टर के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। लाइक 9 आई कैप होगा, 10 आई कैप होगा, 12 आई कैप होगा, तो 12 मैग्नीट्यूड होगा आई कैप से मल्टीप्लाई होगा, उस डायरेक्शन में उसका कितना स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है वो हमें पता चलता है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं मेन पार्ट पे, ऑर्थोगोनल ट्रायंगल ऑफ अ यूनिट वेक्टर। तो ये क्या कहते हैं ना कि आप 3 यूनिट वेक्टर आपने लिया ना, आई कैप जे कैप के कैप। क्लियर। ये 3 यूनिट वेक्टर हो गया हमारे पास। तो अब ये क्या कहते हैं कि ये जो 3 यूनिट वेक्टर होते हैं ना ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। दीज 3 यूनिट वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये जो 3 यूनिट वेक्टर होते हैं ना, सो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, म्यूचुअली। तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर कैसे होगा कि ये एक्स एक्सिस हो गया तो ये डायरेक्शन होगा आई कैप का। क्लियर। और ये क्या होगा, ये आपका होगा वाई एक्सिस। क्लियर। ये किसका डायरेक्शन होगा, जे कैप हो गया। और ये हो गया जेड एक्सिस, तो ये किसका डायरेक्शन होगा, के कैप का। अब प्रैक्टिकली अगर इस बात को समझना है तो कैसे समझोगे आप, तो इसको आप इस तरह से ले लो कि ठीक है एक्स एक्सिस क्या होगा, ये हो गया एक्स एक्सिस, करेक्ट। ये एक्स एक्सिस हो गया मार्कर, ये का वाई एक्सिस हो गया, ये कैसे परपेंडिकुलर एक दूसरे को। और अगर उसमें मैंने जेड एक्सिस ले लिया तो ये ऐसे होगा, करेक्ट। तो आई होप यू कैन सी इट वेरी दिस प्रॉपर्ली, है ना। तो इफ यू सी एंगल बिटवीन दीज टू 90 डिग्री, एंगल बिटवीन दीज टू 90 डिग्री, एंगल बिटवीन दीज टू 90 डिग्री, तो ऑल 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो जब ये ना तीनों आई कैप जे कैप के कैप ये ऑल 3 यूनिट वेक्टर जब एक साथ में आएंगे तो कलेक्टिवली ही उनको क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर्स। ट्रायड इन द सेंस इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 यूनिट वेक्टर्स, है ना। ट्रायड इन द सेंस क्या हो गया कि कॉम्बिनेशन ऑफ 3 यूनिट वेक्टर्स। तो यही बोल रहे हैं कि 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, मार्कर चेंज हो गया, सॉरी फॉर दैट, परपेंडिकुलर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। कौन से यूनिट वेक्टर्स, आई कैप, जे कैप एंड के कैप collectively are called as orthogonal triad of unit vectors, orthogonal triad of unit vectors। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, बेस वेक्टर्स भी बोल सकते हैं। बेस वेक्टर्स मतलब ना कोई भी वेक्टर आप फॉर्म करोगे नेचर में, आपको कोई भी वेक्टर मिलेगा अगर आप ना इन 3 कॉम्पोजिशन को, अगर एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन को अगर फॉलो करके बना रहे हो तो इट विल बी कॉम्पोजिशन ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप ओनली। हो सकता है शायद ना कि के कैप ना आपको एक क्वेश्चन में दिख नहीं रहा होगा, इसका मतलब क्या, हमने ना जेड एक्सिस पे उस क्वांटिटी को कंसिडर नहीं किया। इज दैट क्लियर। हो सकता है आई कैप होगा, जे कैप होगा,
के कैप का वैल्यू ना के कैप नहीं होगा, जीरो के कैप होगा, समथिंग लाइक दैट। तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन क्या होता है कि कोई भी आप वेक्टर लोगे नेचर में, भले ना लाइक मैंने लिखा था 4i कैप, तो वो 4i कैप ना हमारे समझने के लिए, लेकिन अब वो एक्चुअल में एग्जिस्ट होगा इन टर्म्स ऑफ 4i कैप, फिर 0j कैप एंड 0k कैप। मतलब ऑल थ्री थिंग्स विल एग्जिस्ट एट अ टाइम। वो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर पैटर्न में होगा, जिसका मतलब क्या होगा कि उसकी वैल्यू ना y एक्सिस पे और z एक्सिस पे एग्जिस्ट नहीं होगी, वो एग्जिस्ट होगा ओनली ऑन x एक्सिस। बट जब भी हम सिस्टम को साथ में लेते हैं तब ये i कैप, j कैप, k कैप क्या होगा, एक साथ में होगा एंड ऑल थ्री विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एक और पर्टिकुलर पॉइंट है कि ये जो सिस्टम हमने लिया ना ऐसा, तो हमारे पास ना बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। तो लाइक ना पोलर सिस्टम होता है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये क्या होगा ना, राइट हैंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम राइट हैंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं तब हमें ये कंडीशन मिलता है। जो आई कैप, जे कैप, के कैप है, दैट इज द पार्ट ऑफ राइट हैंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये जो हमने यूनिट कैप डिस्कस किया है, राइट हैंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का पार्ट है। तो इसलिए जब भी होगा आपको क्वेश्चंस डिस्कस करना होगा, तो जब आप वेक्टोरियल फॉर्म में चीजों को डिस्कस करोगे तो कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होगा। बट अगर आप उसको नॉर्मली ना मैग्नीट्यूड वगैरह में डिस्कस कर रहे हो, नॉट इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, तो किसमें आएगा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आएगा। आई होप दिस पार्ट्स आर क्लियर। अब इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना। अब हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर्स। तो ये ना आपको बताएगा कि ना हम किसी वेक्टर को स्पेसिफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस दिस विल टेल यू कि अगर आपको एक बार वेक्टर की वैल्यू पता चल गई तो कैसे आपको ना उसका मैग्नीट्यूड मिलेगा। और होता है इसमें ना रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर को ना रिजॉल्व करते हो। रिजॉल्व इन द सेंस कैसे रिजॉल्व करते हैं और क्यों रिजॉल्व करते हैं वो पार्ट में देख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको समझना है तो जैसे अभी आप ये देख लो कि हमने ये कोई कंडीशन लिया है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, क्लियर, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब बोल रहे हैं यहां पे कोई पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट की जो वैल्यू है ना, आप कुछ इस तरह से ले लो तो बेटर होगा। चलो ठीक, हमने यहां पे ले लिया, ठीक है, इसकी वैल्यू है 4,2। तो 4,2 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ना कि ये समझो ये कोई वेक्टर रहा होगा, है ना, जैसे ये है, इसको अगर आपको लेना है तो मान लो ये ए वेक्टर है, बराबर। तो ये when a vector will resolve, तो a vector will resolve into two along mutually perpendicular components या अगर mutually perpendicular axis, तो ये है mutually perpendicular, समझ में आ रहा। तो कैसे mutually perpendicular में ये रिजॉल्व होगा, तो देखो अब यहां से perpendicular ड्रॉ करो ये पॉइंट, तो ये 4 है, तो मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू क्या होगी, ये 4 होगी। अब अगर यहां पे आप perpendicular ड्रॉ करो तो यहां से यहां तक की वैल्यू क्या होगी, ये 2 होगी। मतलब ये जो a वेक्टर है ना, ये एक्चुअली कॉम्पोजिशन किसका था, 4,2 का था, ये ए वेक्टर की वैल्यू थी। अब उसको वेक्टोरियल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखोगे, वेक्टोरियल फॉर्म में लिखोगे तो ये ए वेक्टर हो गया, 4 का मतलब क्या होगा, एक्स एक्सिस पे 4, एक्स एक्सिस पे 4 सेंटीमीटर मीटर समथिंग, ठीक है, और वाई एक्सिस पे कितना हो गया, ये 2, ये जे क्या, अब यहां पे क्या दे दिया हमने, प्लस साइन, ये हो गया वेक्टर। अब अगर इसी चीज को हम ट्रायड के फॉर्म में लेते हैं, ऑर्थोगोनल ट्रायड, ऑर्थोगोनल ट्रायड का मतलब क्या होगा, ये जो वैल्यू है उसके आगे क्या होगा, 0k कैप। सो हम इमेजिन कर रहे हैं कि आई कैप, जे कैप, के कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड इंक्लूडिंग ऑल दीज थ्री एक्सिस, आपको ये वेक्टर मिल रहा है, समझ में आया। तो ये इसका मतलब होता है ऑर्थोगोनल ट्रायड का मतलब ये होता है, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यूज है ना, ये 4 एक्स एक्सिस पे, 2 वाई एक्सिस पे कैसे रिप्रेजेंट होगा, आई कैप, जे कैप, के कैप से, समझ में, आई कैप, जे कैप, के कैप से आप रिप्रेजेंट करोगे कौन सा एक्सिस पे वो वैल्यूज हैं, समझ में आया। तो और ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को हमने रिजॉल्व किया है अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। इज दैट क्लियर। सो ये जो कंपोनेंट्स ही होते हैं, इन कंपोनेंट्स को ही बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये जो कंपोनेंट्स इसमें रिजॉल्व हुआ है ना, इसी कंपोनेंट्स को हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। सो अगर आपको डिफाइन करना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, आप कैसे डिफाइन करोगे, व्हेन अ वेक्टर, एंड अभी समझो ये ए वेक्टर, व्हेन अ वेक्टर इज रिजॉल्व, व्हेन अ वेक्टर इज रिजॉल्व along to mutually perpendicular direction, when a vector is resolved along to mutually perpendicular direction, so component obtained by the resolution is called the rectangular component. ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा, उनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, उनका स्पेसिफिक वैल्यू होता है, उन चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे इस डेरिवेशन में। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि ना आपने कोई एक्सिस ले लो, आप ले लो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, तो हमने ले लिया यहाँ पे वाई एक्सिस ले लिया, हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस ले लिया। तो मैंने ना इन चीजों को दो जगह पे रिप्रेजेंट कर दिया,
ताकि ना हम समझ सके उसको आई कैप जे कैप के टर्म में कैसे लिखना और नॉर्मल वे से कैसे लिखना है आपको। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया आपके। क्लियर। सो y एक्सिस एंड x एक्सिस ले लिया हमने, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं, ये इसका ओरिजिन है इस सिस्टम का, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इन्होंने बताया कि आप कोई एक वेक्टर ले लो, चलो ठीक है, ये OP, ये पॉइंट P हो गया और इस वेक्टर का नाम हो गया A वेक्टर। इज दैट क्लियर। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो है ना इसका कुछ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हो गए, तो अगर उनके हिसाब से हम देखें तो यहां से आप ये क्या हो गया, पॉइंट M हो गया। अब बोले P पॉइंट से क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ऑन y एक्सिस, तो P पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया y एक्सिस में, ये तो ये N हो गया। तो अब क्या कह रहे हैं, जो O से M होगा ना, ये क्या होगा, A वेक्टर का कंपोनेंट तो मिलेगा ना यहाँ पे, A वेक्टर का कोई तो पार्ट यहाँ पे मिलेगा, कुछ तो वैल्यू मिलेगा यहाँ पे। तो उस वैल्यू को हमने क्या ले लिया, चलो ठीक है, वो वैल्यू होगा AX वेक्टर, है ना। ये A का जो X एक्सिस पे जो वेक्टर का कंपोनेंट होगा वो हो गया AX वेक्टर, मैंने ले लिया। मान लो A वेक्टर का जो कंपोनेंट है Y एक्सिस पे मिलेगा हमको, उसको हमने क्या ले लिया है, AY वेक्टर। ठीक है, अभी हम वेक्टोरियल फॉर्म में इनको इमेजिन करके चल रहे हैं, करेक्ट। अभी क्या कह रहे हैं कि जो AX वेक्टर होता है ना, डायरेक्टली ऐसे वेक्टर नहीं, आपको बताना है मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखना है, इफ यू वांट टू राइट ऑन इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, तो क्या करना है, तो ये बोल रहे हैं सेम डायग्राम को हमने यहां पे ले लिया, वी हैव टेकन द सेम डायग्राम ओवर हियर। ठीक है, थोड़ा सा ये क्या है आपको, ये थोड़ा सा डाउन दिख रहा है, हाँ कोई इशू नहीं, क्योंकि हमको बस समझने से मतलब है। ठीक है, तो वी हैव टेकन इट लाइक दिस। तो अब अगर आप समझोगे तो ये क्या था, ये आपका A वेक्टर था, करेक्ट। आपने यहाँ पे क्या लिया, O लिया हुआ है, यहाँ पे पॉइंट P लिया हुआ है। दिस इज व्हाट, दिस इज द पॉइंट कैपिटल M एंड दिस इज व्हाट पॉइंट कैपिटल N। क्लियर। अब उस हिसाब से देखेंगे तो ये जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, एज वी डिड ना कि अगर 4 आपको वैल्यू मिल रहा है x एक्सिस पे, तो वैसे ही ना ax है ना, ये वैल्यू इसका मैग्नीट्यूड भी तो x होगा, x वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ax होगा। ये बोल रहे ax मैग्नीट्यूड कहां पे होगा, एक्चुअल में ये ax मैग्नीट्यूड होगा x एक्सिस पे, तो इसको लिख सकते हो आप ax i कैप। और जो ay वेक्टर में है ay मैग्नीट्यूड है, कौन सा एक्सिस पे है, y एक्सिस पे, तो उसको आप लिख सकते हो ay j कैप। ठीक है, अब ना ये क्या कह रहे हैं कि इसको ना आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करो। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का क्या होगा कि फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर विल गिव यू द रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर। तो आपने यहां पे लिख दिया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको इस केस में, हमको मिलेगा, देखो अभी उस रूल के हिसाब से देखो, तो ओपी वेक्टर का रिजल्टेंट जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट होगा, दैट इज ओपी वेक्टर इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर। ठीक है, ये पूरे नाम के टर्म में ले रहे हो, ओएम वेक्टर। सेकंड वेक्टर क्या होगा, ओ एन वेक्टर प्लस ओ एन वेक्टर। अब इन चीजों को हम ना इनके कंपोनेंट्स के टर्म में ले लेते हैं, तो ओपी वेक्टर का नाम होगा ए वेक्टर, तो उसका एक्स एक्सिस कंपोनेंट वाला वेक्टर क्या है, ए एक्स वेक्टर है। उसका वाई एक्सिस जो कंपोनेंट होगा ए वाई वेक्टर हो गया। क्लियर। अभी क्या कह रहे हैं कि इसको और आगे मॉडिफाई करेंगे, तो ए एक्स वेक्टर कैन बी रिटन एज, सो देयरफॉर ए वेक्टर कैन बी रिटन एज व्हाट, ए एक्स आई कैप प्लस इट कैन बी रिटन एज ए वाई जे कैप। इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 1। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी वेक्टर अगर आपको मिलता है तो ऑर्थोगोनल ट्रायड के फॉर्म में, अभी ये तो क्या है ना, हमने दो ही इसमें यूज किया है, अगर आप के कैप लोगे तो 0 के कैप हो जाएगा। तो ऑर्थोगोनल ट्रायड के फॉर्म में अगर आप लेते हो चीजों को, तो आपको ना इस फॉर्म में ही मिलेगा, आई कैप जे कैप एंड के कैप समथिंग के कैप। अब के कैप नहीं है तो आपको 0 के कैप ले लो, या उसको इग्नोर भी कर दोगे तो भी चलेगा, बट हम इन चीजों में कवर करते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस तीनों को। आप समझो कि एक्स आई कैप ही है इस केस में, देयर इज नो ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप। इसका मतलब वाई एक्सिस का वैल्यू जेड एक्सिस का वैल्यू क्या है, 0 है। तो दैट्स व्हाई ऑर्थोगोनल ट्रायड में क्या होगा, यूनिट वेक्टर्स में आप उन चीजों को कवर नहीं कर पा रहे हो। तो अब ये क्या होगा, इन चीजों को इसको मैं रब कर देता हूं। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि ना, अब इसको आपको दिखाना है एक्स की वैल्यू बता दो, ए वाई की वैल्यू बता दो। एक्स क्या होगा, एक्स इज द वैल्यू ऑन दिस एक्स एक्सिस एंड ए वाई इज द वैल्यू ऑन वाई एक्सिस। क्लियर। तो यहां पे जो है ना, ये एंगल जो होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वो थीटा है। क्लियर। तो अब एक और चीज समझना है ना कि अगर आप मैग्नीट्यूड के टर्म में लोगे ना, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ओ टू एम पार्ट एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड फॉर पी टू एम पार्ट। सो अब हम क्या करते हैं ना, हम यहां पे ना वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं कि इसके ना ए एक्स का जो ना, ये जो ओ एम है, इस मैग्नीट्यूड का वैल्यू ए के टर्म में क्या होगा, और ये जो है इसके मैग्नीट्यूड का वैल्यू ए के टर्म में क्या होगा, हम वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। क्लियर। क्योंकि यहां पे ना एक्स मैग्नीट्यूड ए वाई मैग्नीट्यूड, बट एक्स मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ ए क्या होगा, ए वाई मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ ए क्या होगा। ये क्या करेंगे, आपको ट्रायंगल ले लो, ये ट्रायंगल, उसमें ना जो ओ एम होगा ये मैग्नीट्यूड होगा किसका, एक्स एक्सिस वाले वैल्यू का, और जो पीएम क्या देगा आपको, मैग्नीट्यूड देगा वाई एक्सिस वाले वैल्यू का।
क्लियर। तो अभी आप क्या करते हो, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले लिया, सो इन ट्राइंगल OPM हमने ले लिया। सो व्हाट इज हैपनिंग, सो उस ट्राइंगल हमने ले लिया साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर होगा PM। हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस इज OP। PM का मैग्नीट्यूड क्या होगा, PM इज, देखो ये पैरेलल है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो मतलब ना ये मैग्नीट्यूड ये मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, मतलब वेक्टोरियल फॉर्म में भी सेम होगा, बट ना मैग्नीट्यूड सेम होगा दोनों का। ON का मैग्नीट्यूड और PM का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो PM का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, AY, क्लियर। और इसका OP का मैग्नीट्यूड क्या होगा, OP, A वेक्टर है ना, तो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी व्हाट, A। तो अभी क्या बोल रहे हैं, देयरफॉर AY इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, A sin थीटा मिला। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। अब जो अगला पॉइंट है, इक्वेशन 1 लिया हमने, तो इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब क्या ले लेते हैं हम लोग, cos थीटा ले लेते हैं। cos थीटा क्या होगा, cos थीटा इज व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू क्या है, OM है, क्लियर। एंड व्हाट्स हाइपोटेनस का वैल्यू, हाइपोटेनस का वैल्यू इज OP। सो OM का वैल्यू क्या है, AX है, उसका मैग्नीट्यूड, और OP का मैग्नीट्यूड क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है A। तो therefore what's the value for AX, AX can be written as A cos theta, got it। this is what equation number 3। so अब अगर ना इसको हम डीपली ऑब्जर्व करते हैं तो आप इतना समझ लो कि ना, अगर मुझे y एक्सिस के लिए कंपोनेंट निकालना है तो A sin थीटा, x एक्सिस का कंपोनेंट निकालना है तो A cos थीटा। देखो क्या होता है ना, आपको ये चीज हमेशा याद होनी चाहिए कि ये जब रिजॉल्व करते हो किसी वेक्टर को, तो लाइक ना अगर हमारे पास यहाँ पे A वेक्टर है, क्लियर, इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से मैंने क्या किया, रिजॉल्व किया, तो वन कंपोनेंट विच इज अटैच्ड टू थीटा विल बी cos, है ना, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जिससे थीटा अटैच्ड है वो cos होगा, और जो थीटा से अवे है उसमें क्या होगा, साइन होगा, क्लियर। अब इसको अगर आप समझना है तो ऐसे समझ लो, यहां पे मान लो ये R वेक्टर है ना, फॉर एग्जांपल के लिए, करेक्ट। अभी क्या होगा, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो गया ऐसे। अब मान लो कि थीटा ना यहां पे, थीटा यहां पे, तो ये जो कंपोनेंट ना, दिस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इज अटैच्ड टू थीटा, इसका नाम क्या होगा, R cos थीटा होगा, और ये जो कंपोनेंट है इट इज अवे फ्रॉम थीटा, इसका नाम क्या होगा, R sin थीटा। तो अगर आपने इस चीज को डायरेक्टली भी लिखते तो भी चल जाता था कि ये जो पार्ट है ना थीटा से अटैच है, तो जब ये A रिजॉल्व होगा तो इस पार्ट का नाम होगा A cos थीटा, और इस पार्ट का नाम क्या होगा, A sin थीटा। थीटा से जो अटैच है उसका नाम होगा A cos थीटा, जो थीटा से अवे है उसका नाम होगा A sin थीटा। तो AY जो y वाला कंपोनेंट है दैट इज अवे फ्रॉम थीटा, तो क्या होगा, A sin थीटा, और इट इज एसोसिएटेड विद थीटा, तो इस कंपोनेंट का नाम हो गया A cos थीटा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ना बहुत जगहों पे यूज होगा, तो इसको आप ध्यान रखना। अभी क्या कह रहे हैं ना, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, आपने इक्वेशन 2 और 3 को स्क्वायर करो और ऐड करो करस्पॉन्डिंग साइड्स को। तो ये क्या बोल रहे हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 एंड 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स को आप स्क्वायर करके करस्पॉन्डिंग साइड्स को ऐड कर दो। तो ये हो गया 3 इक्वेशन को हमने स्क्वायर किया तो क्या होगा, AX स्क्वायर हो गया, ठीक है। और दूसरे इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर किया तो AY स्क्वायर होगा। अभी लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, अब राइट हैंड साइड को, तो AX का राइट हैंड साइड वैल्यू क्या है, A cos थीटा है, तो A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो गया। अभी जो इस इक्वेशन का क्या है, राइट हैंड साइड वैल्यू, तो वो क्या होगा, A स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, क्लियर। तो मैंने क्या किया, AX का स्क्वायर लिया और A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो AX स्क्वायर A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस AY स्क्वायर A स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, क्लियर। अभी क्या कहते हैं कि अब यहां पे क्या होगा, ये वैल्यू होगा AX स्क्वायर हो गया प्लस ये क्या होगा, AY स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू A स्क्वायर को आप कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या मिलेगा आपको, cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होगा, दैट विल टर्न इनटू 1। आपको फाइनली क्या मिलेगा, AX स्क्वायर प्लस क्या होगा, AY स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये A स्क्वायर होगा। तो अब अगर मुझे सिर्फ A की वैल्यू लेनी होगी तो A क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ये क्या होगा, AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। तो व्हाट इज द A? A is a magnitude of vector A. So it's a magnitude of A vector. तो ये फॉर्मूला हो गया A वेक्टर की मैग्नीट्यूड का। तो मान लो अगर आपको A वेक्टर इस टर्म में दिया हुआ है, समझने के हिसाब से देख लो आप जरा, कि अगर आपको दिया है A वेक्टर इज इक्वल टू AX I कैप प्लस AY J कैप दिया हुआ है ना, अगर वेक्टर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, हम विल फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे, ये जो I कैप का मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर और जो y एक्सिस का मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, उनको ऐड करके रूट ले लोगे तो आपको मिल जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ना ये 2 डायमेंशनल फ्रेम में आ गया है, प्लेन के लिए जो होगा ना उसके लिए ये कंडीशन होता है, बिना वेक्टर इज इन अ प्लेन। सो अगर वेक्टर इन अ स्पेस होगा तो क्या होगा वो भी हम देख लेंगे। और एक और पॉइंट होगा टेन, ये डायरेक्शन के लिए भी देखना, डायरेक्शन क्या होगा, कौन सा डायरेक्शन होगा, ये रिजल्टेंट
विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेक्टर, अब ले लो tan थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो ये tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर इज pm एंड व्हाट इज द बेस, बेस इज om। क्लियर, pm का मैग्नीट्यूड क्या होगा, pm का मैग्नीट्यूड इज ay और om का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, om का मैग्नीट्यूड इज व्हाट ax, om का मैग्नीट्यूड ax हो गया। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट विल बी tan इनवर्स ऑफ ay अपॉन व्हाट ax। इज दैट क्लियर, तो ये वैल्यूज हो गया आपके एंगल के लिए। तो आपको डायरेक्शन इससे मिल जाएगा और इससे क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। व्हेन अ वेक्टर इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स अलोंग द म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। सो अब ऐसे केसेस में क्या होता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग किस तरह से आपको मैग्नीट्यूड ऑब्टेन करना है किसी वेक्टर का। मैं इस पॉइंट पे फिर आ जाऊंगा, बट मैं आपको इसी के साथ में क्यूबॉइडल सिस्टम के लिए बता देता हूं कि अगर मान लो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों होगा फॉर द स्पेस, तो मैंने ना ये वेक्टर को ऐसे रहने दिया, इसको मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि यू टेक अ सिस्टम है ना, जहां पे हमें ना 3 डायमेंशनल पैटर्न में हम चीजों को स्टडी करेंगे। तो ये कंडीशन हो गया आपका, क्लियर। सो हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों ले लेते हैं, क्लियर, ये हमने ले लिया यहां पे। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर इसमें आपको वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो वो क्या होता है ना, वही हो गया ना ऑर्थोगोनल ट्रायड। आप पहले ना जो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर है उसको डिसाइड कर लो। तो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो एक्सिस हो गया, तो आप देखो ये जो हो गया ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। आपने डिसाइड किया कि ये है आपका वाई एक्सिस, क्लियर, और आपने डिसाइड कर लिया ये है आपका जेड एक्सिस, क्लियर। अब ये क्या कहना चाहते हैं कि आप अगर ना यूनिट ये कोई वेक्टर लेते हो तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर आपको स्टार्ट करना है कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से और एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जा रहा होगा। जैसे ना पी पॉइंट लेते थे हम, तो यहाँ पे पी पॉइंट नहीं ले लेंगे, तो ये पॉइंट ओ हो गया और यहां पे ये हमारा पॉइंट पी हो गया, ठीक है। सो अगर आपको लेना तो मैं डॉटेड लाइन से इंडिकेट कर दूं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि कहां पे हम क्या ले रहे हैं, ठीक है। ये हो गया पी का वैल्यू और इस वेक्टर का ही नाम हो गया हमारा ए वेक्टर, क्लियर, ये हो गया ए वेक्टर। सो अब ये क्या कह रहे हैं ना कि अगर इसको आपको समझना है तो ये क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ना ये रिजॉल्व होगा कौन कौन से एक्सिस पे रिजॉल्व होगा, तो ये रिजॉल्व होगा एक्स एक्सिस पे, ये रिजॉल्व होगा वाई एक्सिस पे, ये रिजॉल्व होगा जेड एक्सिस पे। तो ये 3 एक्सिस पे रिजॉल्व होगा। तो अगर ये एक्स एक्सिस पे रिजॉल्व होगा तो ये कंपोनेंट होगा इसका, क्लियर। तो इसका नाम क्या होगा, ये होगा ए एक्स आई कैप, क्लियर। अब अगर यही कंपोनेंट यही वैल्यू ना वाई एक्सिस के साथ अगर आप देखोगे तो इसका नाम क्या होगा, ए वाई जे कैप, क्लियर। अब इसी वैल्यू को हम देखेंगे जेड एक्सिस पे, तो ये क्या हो जाएगा ए जेड के कैप, क्लियर। अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर आप उसको वेक्टोरियल फॉर्म में लिखना चाहते हो ऐसे, तो बहुत सिंपल सा टर्म है। तो ये बोल रहे हैं आप लिखो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो ऑर्थोगोनल ट्रायड के फॉर्म में ये चीजें हो गई, करेक्ट। इसमें तीनों चीजें आ गई। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर मुझे लेना तो कैसे लोगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ ये जो फर्स्ट आई एक्स एक्सिस का जो मैग्नीट्यूड है रेज टू 2, वाई एक्सिस पे जो मैग्नीट्यूड है रेज टू 2 और जेड एक्सिस में जो मैग्नीट्यूड है रेज टू 2। तो ये आपको देगा मैग्नीट्यूड अबाउट दिस सिस्टम फॉर वेक्टर ए। सो आई डोंट थिंक दैट इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आपको एक और चीज ध्यान रखना कि जो एक्स एक्सिस है जो मेन वेक्टर है उसके साथ जो एंगल बनेगा उसको आपको अल्फा लेना है और जो वाई एक्सिस उसके साथ में एंगल बनाएगा उसको क्या लेना, आपको बीटा लेना है। जो जेड एक्सिस उसके साथ में एंगल बनाएगा उसको गामा लेना है। ये कहीं कहीं पे ये सिस्टम काम कर जाएगा, ये एंगल वाला पार्ट कब काम करेगा कहां काम करेगा वो जब हम करेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। बट फॉर राइट नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है, कि व्हेन अ वेक्टर इज रिजॉल्व्ड अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो कंपोनेंट सो ऑब्टेन कंपोनेंट इज कॉल्ड एज अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इज दैट क्लियर। और क्या होता है कि अगर दो एक्सिस होगा तो फर्स्ट का मैग्नीट्यूड आई कैप प्लस सेकंड का मैग्नीट्यूड आई दिस जे कैप और उसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। और अगर ऑल 3 एक्सिस को यूज कर रहा है तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर राइट नाउ वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर। वैसे तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो आज की क्लास में तो कवर नहीं हो पाएगा,
नेक्स्ट क्लास में मैं यूनिट वेक्टर के ऊपर बेस्ड काफी सारे न्यूमेरिकल्स करूंगा, प्लस आई विल ट्राई टू डू सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट टू। ठीक है, सो अब देख लेते हैं कि अब यहाँ पे ए वेक्टर की वैल्यू दी है हमको। ठीक है, तो सोल्यूशन में व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हमको ए वेक्टर की वैल्यू दी है, तो पहले तो मैं ए वेक्टर लिख लेता हूं। तो ए वेक्टर का वैल्यू होगा 4i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, अब क्या होगा, मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो आप अगर सिर्फ ए लिखोगे तो भी चलेगा, या मॉड में आप ए वेक्टर लिखोगे तो भी आपको मैग्नीट्यूड चलेगा। ठीक है, तो हम दोनों पैटर्न में देख लेते हैं कि व्हाट एवर पैटर्न यू आर कंफर्टेबल यू कैन गो है। या कभी कभी क्या होता है कि मैं एक ही पैटर्न में बता रहा हूं, कभी आपको दूसरा पैटर्न दिख गया तो यू गेट कंफ्यूज। तो दैट्स व्हाई जस्ट टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन आई एम डूइंग इन दिस वे। सो अंडर रूट ऑफ, आपको क्या करना है, जो आई कैप के साथ में जो वैल्यू है उसका स्क्वायर ले लो, तो 4 स्क्वायर, बीच में प्लस साइन। ठीक है, आपको क्या करना है, स्क्वायर लेना है और जो बीच में होगा ना वो प्लस साइन ही आएगा। अब मैं ब्रैकेट क्यों ले रहा हूं आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो ये जे कैप है, जे कैप के अलावा जो वैल्यूज बचे ना वो क्या होगा, -1 होगा। तो आपको साइन के साथ में लेना है, अंडरस्टूड, क्योंकि वेक्टर तो सिर्फ एडिशन होता है ना। ये माइनस जे कैप इज अ वैल्यू, माइनस के कैप इज अ वैल्यू, इन बिटवीन प्लस साइन है। अगर आपको याद होगा ना पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, तो उसको हम लिखते हैं पी वेक्टर प्लस माइनस क्यू वेक्टर। तो सेम चीज यहां पे भी है। तो ये क्या होगा, के कैप का क्या है, -1। तो ये पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो अंडर रूट क्या हो गया, 16, 4 का स्क्वायर 16, 1 -1 स्क्वायर इज 1 एंड देन 1 इज 1, -1 स्क्वायर इज अगेन 1। तो दिस इज व्हाट, अंडर रूट 18। ठीक है, तो ये क्या होगा, 9 2 18, अंदर का आप देखो तो ये इसको आप लिखना है तो ये होगा 9 into 2, तो 9 का रूट क्या हो गया, 3, सो 3 रूट 2 हो गया। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, ए वेक्टर। इज दैट क्लियर, इट्स अ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब इसका हम यूनिट वेक्टर निकाल के देख लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है, तो यूनिट वेक्टर जैसा जहां तक हमने लर्न किया है, यूनिट वेक्टर किसका, ए का यूनिट वेक्टर, तो ए यूनिट का, ये क्या होगा, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। और इसी फॉर्मूले को आप लिख सकते हो ए वेक्टर अपॉन ए। ठीक है, दोनों के लिए सेम कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि ए वेक्टर इन मॉड एंड ए सेम थिंग। सो अब क्या होगा, यहाँ पे ए यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, ए वेक्टर का वैल्यू क्या हमारे पास 4i कैप है, तो वी विल राइट 4i कैप माइनस जे कैप माइनस क्या हो गया, ये के कैप हो गया, अपॉन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा 3 रूट 2। अब क्या करना है, ए यूनिट कैप को देन यू विल राइट 4 अपॉन 3 रूट 2 आई कैप, then minus 1 upon 3 root 2 j cap, then minus 1 upon 3 root 2 k cap। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, क्योंकि वो किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है तो जो उसका ना यूनिट वैल्यू होगा विद यूनिट वेक्टर वो ये होगा इन दैट डायरेक्शन। वो ए वेक्टर किधर है दैट वी डोंट नो, बट यहां पे क्या होगा, ए वेक्टर का कैसा कैसा उनके बताने के हिसाब से जो ए यूनिट वेक्टर का जो वैल्यू है, जैसे आप देखो ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो इसका 1 सेंटीमीटर, इसका 1 सेंटीमीटर, समथिंग लाइक दैट। क्या हो सकता है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे वैल्यू अलग हो, यहाँ पे वैल्यू अलग हो। तो बोल रहे कि यहाँ पे जो है ना ये पर्टिकुलर पार्ट है उसका अपना एक यूनिट वेक्टर क्रिएट होता है, वो यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। उसका एक यूनिट वैल्यू उस लाइन पे जो है वो आपको इस तरीके से मिलेगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या है, ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर्स क्या है, और फिर यूनिट वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट करना और मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करना। सो नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट वेक्टर के ऊपर बेस्ड काफी सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्लस वी विल ट्राई टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। थैंक यू वेरी मच।